दिस इज आवर लेक्चर 28 ऑफ जीएसटी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम इज मेंट फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, जो छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए होती है ये स्कीम। और इसमें लेस फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेस कंप्लायंसेस होते हैं। इसके फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। किन किन बिजनेसेस और टैक्सेबल पर्सन्स के ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल होती है ये भी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन यहाँ पे जो रेलिवेंट है दैट इज योर सेक्शन नंबर 10। और इसमें कौन से पर्सन्स, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की, उसमें हमने डिस्कस किया था 75 लाख्स की एक लिमिट, एक 50 लाख्स की लिमिट और एक 1.5 करोड़ की लिमिट। इसका मैंने आपको चार्ट बनवाया था। किन किन लोगों के ऊपर ये जो स्कीम है वो एप्लीकेबल नहीं रहती, नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये हमारा लास्ट सेशन का टॉपिक था जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होती। पहले वो जो कि सब सारे के सारे एग्जेम्प्ट गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप सप्लाई कर रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ, तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर अगर आप नोटिफाइड गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, अगर इस तरह की नोटिफाइड गुड्स को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब मैंने आपको बोला था कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर जो टैक्स रेट होता है, जो टैक्स रेट होता है अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, वो रेगुलर टैक्स रेट से कम होता है। रेगुलर टैक्स रेट से कम होता है। रेगुलर टैक्स रेट क्या है हमारा? या तो 5% या 10% या 18% या 28%। लेकिन जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर टैक्स रेट होता है वो कम होता है। वो या तो 2% है या 1% है या 5% है या 6% है। सो रेगुलर रेट से कम रेट आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर पे करना होता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अबाउट द टैक्स रेट अंडर जीएसटी। सो हमारा आज का टॉपिक है टैक्स रेट्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। कि अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर हैं और आपने कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर अप्लाई किया है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ये डिस्कस करते हैं। सेक्शन है इसका सेक्शन 10(1). देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले तो अगर आप गुड्स में सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स में डील करते हैं इन केस ऑफ गुड्स, एंड दूसरी कैटेगरी है इन केस ऑफ सर्विसेज या फिर गुड्स प्लस सर्विसेज, तो क्या केस बनेगा आपका? इन केस ऑफ गुड्स अलग रेट्स हैं,
और अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्बिनेशन सप्लाई कर रहे हैं तो अलग टैक्स रेट्स हैं। इन केस ऑफ गुड्स भी आपकी 3 कैटेगरीज हैं। You have 3 categories. First one is the manufacturer. अगर आप गुड्स बनाते हैं, अगर आप गुड्स को बना रहे हैं, you are a manufacturer. You are a manufacturer. तो वहां पर जितना भी आपका टर्नओवर है, जितनी भी आप सप्लाई कर रहे हैं, उसकी वैल्यू ले लीजिए, उसका 2% आपको जीएसटी पे करना है इन केस ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में अगर आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप टर्नओवर देखिए आपका कितना है, उस टर्नओवर का 2% आपको जीएसटी पे करना है। दूसरा, अगर आप सप्लायर हैं ऑफ फूड, खाना या फिर ड्रिंक्स, फूड और ड्रिंक, दैट मीन्स आपका रेस्टोरेंट वगैरह का काम है, तो वहां पर 5% of turnover is the tax rate. And third one is other supplier. Other supplier में आपका ट्रेडर आता है। ट्रेडर मतलब व्यापारी जो गुड्स का लेन देन करता है, बाइंग सेलिंग करता है। यहाँ पर जो जीएसटी का रेट है दैट इज 1% ऑफ टर्नओवर। सो इन केस ऑफ गुड्स आपकी 3 कैटेगरीज हैं। अगर तो आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको टर्नओवर का 2% जीएसटी पे करना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो 1% ऑफ टर्नओवर पे करना है। और अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह रन करते हैं, इन दैट केस यू हैव टू पे 5% ऑफ टर्नओवर एज जीएसटी। एंड लास्टली, इफ यू आर अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर आप गुड्स प्लस सर्विसेज का कॉम्बिनेशन सप्लाई करते हैं, तो ऐसे में आपको पे करना है 6% ऑफ टर्नओवर, 6% ऑफ टर्नओवर एज जीएसटी। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, इंटरस्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब आप सप्लाई करते हैं तो आपको कौन से टाइप का जीएसटी लगता है? आपको लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई करते हैं। तो आईजीएसटी के केस में आपका यही रेट रहेगा, आपको टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा 2%, 5%, 1% या 6%। लेकिन अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स उसी स्टेट में आप स्टेट से बाहर नहीं माल बेच रहे, अब उसी स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो टैक्स है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में टूट जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी में बट जाता है। तो ऐसे में आपका क्या टैक्स रहेगा, क्या रेट रहेगा? 1%, 2.5%, 0.5% एंड 3%। समझ रहे हैं बात? इन केस ऑफ एनी डाउट्स चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए प्लीज। यहां पर किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट में तो चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आई विल आंसर योर क्वेरीज। सो इंट्रास्टेट्स, ये बात हम पहले भी सेलिएंट फीचर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इंटरस्टेट सप्लाई के केस में आपको एप्लीकेबल होता है आईजीएसटी, और जब आप इंट्रास्टेट सप्लाई करते हैं तो आपका जो जीएसटी है वो 2 भागों में बट जाता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जब आपका जो जीएसटी है वो 2 भागों में बट जाएगा तो आपको सीजीएसटी पे करना पड़ेगा आधा, दैट मीन्स 2 का हाफ इज 1%, 5 का हाफ इज 2.5%, 1 का हाफ इज 0.5% एंड 6 का हाफ इज 3%।
सिमिलरली आपको SGST कितना पे करना पड़ेगा, सेम अमाउंट 2.5, 0.5 एंड 3%। ठीक है जी। सो टोटल आपको रेट इतना ही पे करना है, 2%, 5%, 1%, 6%। टोटल रेट आपका वही रहेगा। लेकिन जब आप इंटर स्टेट सेल्स इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो आप टोटल टैक्स एक ही बार पे कर देंगे, और अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे तो आप इस रेट को दो भागों में बांट देंगे, दो बराबर भागों में बांट देंगे, CGST एंड SGST। तो जब आप दो बराबर भागों में बांटेंगे इसे, तो 2% का 1% 1% हो जाएगा, 5% का 2.5 हो जाएगा, 1% का 0.5 CGST एंड 0.5 SGST, एंड 6% का 3% CGST एंड 3% SGST हो जाएगा। हाँ जी, एनी क्वेरीज प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स क्विकली। वेरी क्विकली। नो मैम। ओके जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कंडीशंस होती हैं, वी हैव सम कंडीशंस। Conditions and restrictions for composition scheme। जब आप एक composition scheme के अंडर आते हैं तो आपको आपके ऊपर कुछ शर्तें लगाई जाती हैं, कुछ बंदिशें लगाई जाती हैं। वो शर्तें और बंदिशें क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, neither casual nor non-resident taxable person। ना तो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होने चाहिए, ना ही आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होने चाहिए। अब एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होता है, वह व्यक्ति जो कभी कभी सप्लाई की ट्रांजैक्शंस करता है। मान लीजिए आपने साल में सिर्फ 1 या 2 बार सेलिंग कर दी, दैट्स इट। आप बड़ी अच्छी सी आपने 2 पेंटिंग्स बनाई और उन 2 पेंटिंग्स को आपने सेल कर दिया। साल में आपने 2 ही ट्रांजैक्शंस ऐसी करी, तो आप क्या हैं? आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं। सो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? वह व्यक्ति जो कि कभी कभी सप्लाई की ट्रांजैक्शंस करता है। सो अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैं, आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं हैं, तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट पर्सन्स के लिए बनी है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ condition. Second is stock not purchased from outside. Stock not purchased from outside. आप जो सामान खरीद रहे हैं वो आप कहीं बाहर से नहीं खरीदेंगे। आप जो सामान खरीद रहे हैं वो बाहर से नहीं खरीदेंगे। देखिए, पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि ये कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन अपनी स्टेट से बाहर सामान को सप्लाई नहीं कर सकता, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। ये देखिए, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, ये पॉइंट हम पहले कर चुके हैं। लेकिन यहां पर वो क्या कह रहा है कि सप्लाई तो वो करेगा नहीं, लेकिन बाहर से कुछ खरीदेगा भी नहीं। दैट मीन्स
कि उसको अपनी स्टेट के अंदर ही रहना है। देखिए कितनी बड़ी बंदिश है, उसको स्टेट के अंदर ही रहना है। मान लीजिए दिस इज हरियाणा, ना तो वो हरियाणा के बाहर से स्टॉक परचेज करेगा, नहीं कर सकता, ना ही वो हरियाणा के बाहर स्टॉक को सेल कर सकता है। ना वो स्टॉक परचेज कर सकता है बाहर से, ना वो हरियाणा के बाहर स्टॉक को सेल कर सकता है। उसको हरियाणा के अंदर ही स्टॉक परचेज या सेल करना है। सो जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है वो अपना जो स्टॉक है, जो सामान है वो बेचने के लिए, वो अपनी स्टेट से बाहर से, आउटसाइड से परचेज नहीं कर सकता। आउटसाइड का मतलब है ना वो स्टेट के बाहर से परचेज कर सकता है और ना ही वो इंपोर्ट कर सकता है। इंपोर्ट भी नहीं कर सकता, कंट्री के बाहर से भी नहीं मंगवा सकता। भाई जब वो अपनी स्टेट से बाहर ही नहीं जा सकता तो कंट्री के बाहर तो कैसे ही जा पाएगा। ठीक है जी, कंट्री तो दूर की बात है, इंपोर्ट्स तो दूर की बात है, अपनी स्टेट के बाहर से ही वो स्टॉक परचेज नहीं कर सकता तो इंपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। ना वो इंपोर्ट कर सकता है, ना वो इंटर स्टेट परचेज कर सकता है। ठीक है जी, ना वो इंपोर्ट कर सकता है और ना वो इंटर स्टेट परचेज कर सकता है, बाहर से परचेज भी नहीं कर सकता। और इंटर स्टेट सेल तो वैसे भी नहीं कर सकता। ये देखिए इंटर स्टेट सेल कर रहा होगा तो वैसे ही इनएलिजिबल है, लेकिन बाय भी नहीं कर सकता बाहर से, बाहर से खरीद भी नहीं सकता कुछ। Then is your third point. Stock not purchased from unregistered person. इसमें क्या बोल रहा है वो कि ये रहा आपका एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन सा होता है? जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। कोई छोटा मोटा व्यापारी जो कि रजिस्ट्रेशन की लिमिट के अंडर भी नहीं आता, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखी जीएसटी की, और ये है आपका कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। ठीक है जी, तो ये जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ भी खरीद नहीं सकता, स्टॉक नहीं खरीद सकता, स्टॉक को परचेज नहीं कर सकता। स्टॉक परचेज नहीं कर सकता फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। और अगर मान लीजिए कि परचेज कर रहा है, परचेज कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर लिया उसने, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, टैक्स पेड अंडर आरसीएम। तो उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर टैक्स पे करना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आपको मैंने दो सेक्शंस करवाए थे, सेक्शन 9(3) एंड सेक्शन 9(4). ये दो सेक्शंस करवाए थे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो अगर वो परचेज कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, पहली बात तो वो कर नहीं सकता, लेकिन अगर उसने परचेज किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, कर ले, लेकिन उसको आरसीएम के अंडर टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 9(4), रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कंडीशन है। ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से वो स्टॉक परचेज नहीं कर सकता, अगर करना चाहता है तो फिर वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। आरसीएम में क्या होता है? आरसीएम इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज व्हाट? जहां पे जो रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस है वो टैक्स पे करता है, ना कि सप्लायर ऑफ द सर्विस। ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट देम ऑल। फोर्थ पॉइंट है पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(3) एंड 9(4).
4. 9.3 एंड 9.4 सेक्शंस किससे रिलेटेड हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं. These sections are related to RCM, reverse charge mechanism. So अगर वो 9.3 और 9.4 सेक्शन के अंडर आता है तो उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर टैक्स पे करना जरूरी है. नेक्स्ट इज योर 5th पॉइंट, not engaged in the manufacture of notified goods. नोटिफाइड गुड्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं जहां पे हमने एलिजिबिलिटी की बात करी थी. ये देखिए नोटिफाइड गुड्स कि नोटिफाइड गुड्स अगर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है जैसे कि आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, अगर वो नोटिफाइड गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर नहीं आ सकता. नोटिफाइड गुड्स का मतलब क्या होता है? अधिसूचित गुड्स. ठीक है जी. सो अगर वो नोटिफाइड गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर अप्लाई नहीं कर सकता. ये कंडीशंस हैं. 6th, कॉम्पोजिशन स्कीम में आपने रजिस्टर कर लिया. अब शर्त क्या है? मेंशन द वर्ड्स. आपको कुछ शब्द इस्तेमाल करने हैं ऑन बिल ऑफ सप्लाई. मैंने आपको बोला था कि जो एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता. जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता, वो इशू करता है बिल ऑफ सप्लाई. उसको अपने बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर मेंशन करना है. मेंशन करना मतलब उल्लेख करना. उसको अपने बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर उल्लेख करना है. क्या उल्लेख करना है? वर्ड्स बिल्स ऑफ सप्लाई पे उल्लेख करना होगा कुछ शब्दों का. और वो शब्द क्या हैं? ऐसे लिखना होगा उसको, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर. उसको ये लिखना होगा, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर. उसको बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर लिखना पड़ेगा कि मैं एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हूं. भाई क्यों जरूरत है ये लिखने की कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हूं? जब मैंने आपको बिल ऑफ सप्लाई दिखाया था, आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया था, बिल ऑफ सप्लाई जब आप बनाते हैं तो उसमें आप जीएसटी चार्ज नहीं करते. एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता. ये चीज मैंने आपको बताई है. एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता. मान लीजिए आप एक ऐसी दुकान पर गए जो कि एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है और उसने अपने बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वर्ड नहीं लिखा हुआ था. तो आपको तो यही लगेगा ना भाई कि ये नॉर्मल टैक्स पेयर है, वो आपसे टैक्स चार्ज कर लेगा, आप दे आओगे, वो आपको मूर्ख बना देगा. इसीलिए बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वर्ड लिखना मैंडेटरी है ताकि आपके कस्टमर को ये पता चल सके कि आपने टैक्स कलेक्ट नहीं करना, आपको वो बेवकूफ ना बनाए. इसीलिए सरकार ने ये मैंडेटरी किया है कि जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है वो अपने बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर ये वर्ड जरूर लिखेगा कि वो एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है. नेक्स्ट इज mention the words on every notice or sign board. मुझे नहीं पता कि आपने कभी नोटिस किया है या नहीं,
लेकिन मैंने जरूर देखा है जिन लोगों ने कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर अप्लाई कर रखा होता है ना, उनकी दुकान के बाहर एक नोटिस लगा होता है, साइन बोर्ड लिखा लगा होता है, और उसके ऊपर लिखा होता है साइन बोर्ड के ऊपर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, ऐसे लिखा होता है। मैंने कई दुकानों पर देखा है। आप भी कभी नोटिस कीजिए, आपके आसपास कुछ शॉप्स ऐसी होंगी जहां पर ये कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वर्ड लिखा होगा। दैट मीन्स कि वो स्मॉल टैक्स पेयर है और वो आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। सो इन केस यू आर अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, तो आपको हर साइन बोर्ड और हर नोटिस के ऊपर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वर्ड लिखना जरूरी है। नेक्स्ट इज scheme applicable in case of all taxable persons having same PAN। एक ही पैन के अगर 2-3 ब्रांचेस हैं आपकी, तो वहां पर हर किसी टैक्सेबल पर्सन को कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आना जरूरी हो जाएगा। मान लीजिए ये है आपकी ब्रांच 1, ये है आपकी ब्रांच 2 और ये है आपकी ब्रांच 3। एक ही बिजनेस है, ब्रांचेस अलग हैं। जो जीएसटी नंबर होता है वो पैन बेस्ड होता है, उसमें पैन नंबर भी होता है। तो ये तीनों ब्रांचेस का जो पैन नंबर है वो सेम होगा, इसका भी पैन सेम है, तीनों का जो पैन है वो सेम है। पैन नंबर तो सेम होगा क्योंकि बिजनेस तो सेम है, तो पैन नंबर तो सेम होगा, सिर्फ जो जीएसटी नंबर है वो अलग होगा। तो अगर आपकी 3 ब्रांचेस हैं और इन तीनों ब्रांचेस का जो पैन है वो सेम है, ऐसे में तीनों ब्रांचेस को कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर अप्लाई करना जरूरी है। ये भी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आएगा, ये भी आएगा और ये भी। और मान लीजिए इन तीनों में से कोई एक कहता है कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर नहीं आना चाहता, तो ऐसे में आप इन दोनों ब्रांचेस को भी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर नहीं रजिस्टर कर सकते। सो वो क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है वो, कि अगर आपके 3 ब्रांचेस हैं और तीनों ब्रांचेस के पैन नंबर्स जो हैं वो सेम हैं, तो तीनों के तीनों या तो कॉम्पोजिशन स्कीम लें या तीनों में से कोई भी कॉम्पोजिशन स्कीम ना ले। अप्लाई करना है तो तीनों को करना पड़ेगा, और अगर नहीं अप्लाई करना तो फिर कोई एक भी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर अप्लाई नहीं कर सकता। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पॉइंट। ओके जी, तीनों को कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आना हो जाएगा अनिवार्य। आप किसी एक को कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर नहीं ला सकते। आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक को कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर ले आते हैं और बाकी 2 को कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं लाते। आप ऐसा नहीं कर सकते। इस पॉइंट में किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में डालिए, मैं देख रही हूँ। कॉम्पोजिशन डीलर composition dealer cannot enter into credit chain। भाई आप क्रेडिट चेन में एंटर नहीं कर सकते, ये पॉइंट मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूं। एक कॉम्पोजिशन डीलर जो होता है, ना ही वो आईटीसी दे सकता है, ना ही वो आईटीसी ले सकता है, ना ही वो आईटीसी का बेनिफिट दे सकता है और ना ही वो आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है, नहीं ले सकता। ले क्यों, ले कैसे सकता है, कैसे नहीं ले सकता? मान लीजिए कि यहां पर इसने कुछ इनपुट्स परचेज करे थे
कोई स्टॉक परचेज किया था, उस स्टॉक के ऊपर वो जीएसटी पे कराया है, ठीक है, कराया जीएसटी पे, लेकिन इस जीएसटी का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक कॉम्पोजिशन डीलर है। दूसरा, ये आईटीसी दे क्यों नहीं सकता? भाई कैसे देगा जब ये किसी से जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर रहा? ये जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर सकता तो आईटीसी का बेनिफिट कैसे देगा किसी को? नहीं दे सकता, ठीक है। सो जो कॉम्पोजिशन डीलर है वो ना आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है, ना ही आईटीसी का बेनिफिट आगे पास ऑन कर सकता है अपने कस्टमर्स को। सो दीज आर सम कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस कि अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपको कुछ बंदिशों का पालन करना पड़ेगा, आपके ऊपर कुछ बंदिशें लगेंगी, कुछ शर्तें लगेंगी, आपको उनका पालन करना होगा। क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं तो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए। आप स्टॉक को बाहर से परचेज नहीं कर सकते, ना ही आप अपने स्टॉक को बाहर सेल कर सकते हैं। दूसरा, आप इंपोर्ट्स भी नहीं कर सकते। तीसरा, आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से स्टॉक परचेज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप आरसीएम के अंडर टैक्स पे कीजिए, 94 के अंडर। चौथा, आप 93 या 94 के अंडर आरसीएम के अंडर टैक्स पे कर रहे हैं। फिफ्थ, नोटिफाइड गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करना। बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर आपको कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर इस तरह के वर्ड्स लिखने हैं। अपने शॉप के बाहर या हर नोटिस बोर्ड पे या साइन बोर्ड के ऊपर आपको कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वर्ड का इस्तेमाल करना है। अगर आपके अलग अलग ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस का पैन सेम है तो तीनों के तीनों ब्रांचेस को कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर करना होगा। तीनों में से कोई एक भी आप मिस आउट नहीं कर सकते। अगर कोई एक मिस आउट है तो बाकी की जो ब्रांचेस हैं उनको भी रेगुलर स्कीम के अंडर ही टैक्स पे करना पड़ेगा, वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर अप्लाई नहीं कर सकती। एंड लास्ट इज, एक जो कॉम्पोजिशन डीलर है वो क्रेडिट चेन में एंटर नहीं कर सकता, ना ही उसको आईटीसी का बेनिफिट मिल सकता है, ना ही वो आईटीसी का बेनिफिट पास ऑन कर सकता है। सो दीज आर द कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी। इसके बाद हमारा इस चैप्टर में एक टॉपिक रह जाएगा कि क्या प्रोसीजर है कॉम्पोजिशन स्कीम का, किस तरह से आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर अप्लाई करना है और किस तरह की आपको आगे जो रिटर्न्स हैं वो फाइल करनी है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।